Okay. Good morning to all. Welcome to Learners Academy. Hmm. So we were at exercise miscellaneous exercise 10. And can someone tell me which part is it? Part 5. Miscellaneous exercise 10, part 5. Part 5. So in the previous four parts, we have covered up to क्वेश्चन नंबर 19 तक कवर कर चुके हैं, राइट। और जैसा कि हमने कल और पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक नया टॉपिक है, राइट। हर एक क्वेश्चन ही अपने आप में एक टॉपिक है। अगले 5 क्वेश्चंस भी ऐसे ही मिलेंगे आपको, अप टू 24 भी आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस अपने आप में बहुत बहुत एक्सेलेंट क्वेश्चंस है ना। ठीक है, मतलब ये मिसलेनियस एक्सरसाइज कर ली तो आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कोई आरडी शर्मा, कोई कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कर लिए तो आपके इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इससे करीब करीब सारे कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस भी हो गए, है ना। मतलब एग्जाम में ऐसे तो क्वेश्चंस का तो कोई अंत नहीं होता, और भी बन सकते हैं, बट एग्जाम के लिए, आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए, 11th 12th के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। आपकी ज्योमेट्री की पूरी नॉलेज करेगा, इवन 3D का भी बहुत कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर कवर करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 20th रीड आउट करते हैं। इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर्स, the sum of the perpendicular distances of variable point p, which is x comma y, from this lines, these two lines is always 10, show that p must move on a line। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझते हैं। देर आर टू लाइन्स गिवन, ये दो लाइन्स है हमारे पास, और इन दो लाइन से कोई पॉइंट है तीसरा, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जा रही है। क्या निकाली जा रही है? इसकी इससे दूरी निकाली जा रही है, इसकी इससे दूरी निकाली जा रही है, और दूरियों को जोड़ा जा रहा है। दूरियों को जोड़ा जा रहा है, सम किया जा रहा है, सम। तो वो सम हमेशा क्या निकल के आता है? 10 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 10। इससे इसकी जो दूरी है, अब हो सकता है इससे इसकी दूरी 3 और 7 हो, 3 और 7 भी 10 होते हैं। हो सकता है इससे इसकी दूरी 4 और उसकी 6 हो, 4 और 6 भी 10 होता है। हो सकता है इससे इसकी दूरी मान लो 9 हो, और इसकी दूरी मान लो 1 ही हो, 1 यूनिट ही हो, तो 9 और 1 भी 10 होता है। ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है इससे इसकी दूरी 0 भी हो, 0 भी हो सकती है दूरी, पर नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। कुछ भी है, कुल मिला के सम क्या है? 10 है। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये लाइन पर मूव करेगा। लाइन पर मूव करने का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज करो एक ये लाइन है ना, और अब मैंने क्या कहा, पी एक्स वाई इस लाइन पर मूव करेगा। इसका मतलब है ये इसकी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये पॉइंट उठ के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इस पॉइंट की लोकेशन, ये घूम सकता है, ये वेरिएबल है। ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल पॉइंट का मतलब क्या होता है? फिक्स नहीं है। कभी ऊपर है, कभी नीचे, कभी इधर है, कभी उधर है। ये घूम सकता है चारों तरफ, लेकिन लाइन के अंदर ही मूव करेगा। ऐसे नहीं कल को उठ के यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे नहीं आएगा। एक जैसे ही मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। लेट्स से ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसे स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही मूव कर सकता है, उठ के यहाँ नहीं आ सकता, है ना। यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। और लाइन में मूव करने का सिंपल सा मीनिंग होता है इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई वो करेगा। समझ गए क्वेश्चन? ठीक है, तो इसका एक, वैसे ये बेकार क्वेश्चन देखा जाता है ना। इस तरीके के क्वेश्चन जो रिलेशन वाले कम आते हैं एग्जाम में, बट फिर भी चलो हम सॉल्व करते हैं। तो दो लाइंस में बना देता हूँ, एक ये और एक ये, और एक बीच में पॉइंट बना देता हूँ जिससे उसका सम क्या दे रखा है, उसने 10 दे रखा है। तो लेट्स से दीज आर द टू लाइंस। एक लाइन ये बना दी, और दूसरी लाइन मान लो मैंने ये बना। दोनों पैरेलल, ऐसा तो कहीं गिवन है नहीं, है ना। पैरेलल है? नहीं, पैरेलल तो गिवन है नहीं। तो आपको नॉन पैरेलल लाइंस बनानी है, और पैरेलल दिख भी नहीं रही, इक्वेशन से पता चल जाता है कि पैरेलल है कि नहीं, है ना। सो लेट्स से ये लाइन L1 एंड लेट्स से ये लाइन L2। दोनों की इक्वेशंस भी गिवन है। इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई, नहीं, इसकी L2 की है 3x माइनस 2y प्लस 7 = 0। ठीक है, इसकी क्या है? एक्स प्लस वाई -5 = 0। फाइन। सॉरी। अब मान लो एक पॉइंट है P। सॉरी। मान लो वो पॉइंट है P यहाँ पे, है ना। इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो यहाँ पर है पॉइंट P। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? x, y ना। P पॉइंट है वो, P। क्लियर है? अब ये P पॉइंट से इसकी भी परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है, यहां से भी और यहां से भी। तो यहां से परपेंडिकुलर दूरी कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? ऐसे ही तो करूंगा। इस लाइन पे परपेंडिकुलर दूरी ऐसे ड्रॉ करूंगा, और इस लाइन पे कैसे ड्रॉ करूंगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और इन दोनों दूरियों का सम कितना दे रखा है? क्या दे रखा है? 10। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी का सम कितना दे रखा है? 10। तो अब आप ध्यान से देखो, ऐसा एक पॉइंट नहीं हो सकता, ऐसा एक पॉइंट नहीं हो सकता। ये पॉइंट हो सकता है कि थोड़ा इधर भी आ जाए, पर मूव एक लाइन में करेगा ये, है ना।
एक लाइन में मूव करते हुए मान लो ये इधर इधर भी आ सकता है। अब देखो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से और यहाँ से सब सम भी 10, ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ, हो सकता है यहाँ से और यहाँ से भी सम 10, हो सकता है यहाँ से और यहाँ से। अब हमको अभी इन दोनों लाइंस की अच्छे से डायरेक्शन नहीं पता है, हमने रफली बनाया, इन दोनों लाइंस की डायरेक्शन भी हमने रफली बनाई है ना। कुल मिला के ये पॉइंट पी जो है ऐसे एक लाइन में मूव कर सकता है ना, इस लाइन में वो उठ के कहीं पर भी आ सकता है। जैसे यहाँ यहाँ रहेगा तो भी इन दोनों का सम 10 आ रहा है, यहाँ रहेगा तो भी सम 10 आ रहा है, यहाँ रहेगा तो भी सम 10 आ रहा है, समझ गए। तो हमको एक्चुअली क्या करनी है, ये जिस लाइन में मूव करना कर रहा है ना, उसकी इक्वेशन सोचनी है। समझ में आई? तो अगर वो उसकी इक्वेशन हमने सोच ली तो प्रूव हो जाएगा कि वो लाइन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो अभी तो मैं इसकी एक ही लोकेशन फिक्स कर देता हूँ जो सबसे पहले हमने फिक्स करी, ठीक है। लेट्स से ये इसकी लोकेशन हो गई फिक्स, ठीक है, डन। हो सकता है देखो वो लाइन जरूरी नहीं वो लाइन ऐसे सीधी हो सकता है वो लाइन ऐसी हो, इसमें भी मूव कर सकता है वो। जैसे मान लो यहाँ उठ के आ गया, यहाँ उठ के आ गया, तो भी हो सकता है इन दोनों का सम 10 हो। देखो इधर डिस्टेंस बढ़ गई, इधर कम हो गई, है ना। हो सकता है यहाँ आ गया तो इधर कम हो गई और इधर बढ़ गई, हो सकता है अभी भी ये डिस्टेंस सम 10 हो सकता है ना। लाइन सीधी ऐसा किसने कहा, लाइन तो ऐसे भी हो सकती है। कुल मिला के लाइन में मूव करेगा ये, उस लाइन में उठा के कहीं पर भी डाल दो, डिस्टेंस का सम हमेशा 10 देगा, इधर से और इधर। समझ गए ना अभी क्वेश्चन ढंग से? ओके। तो अभी पहले की तरह वापस मैं एक ही लोकेशन इसकी कर देता हूँ फिक्स, ठीक है। नाउ व्हाट, अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया कि है ना, फिगर बनाना एक अलग बात है, कॉन्सेप्ट लगाना एक अलग बात है। कॉन्सेप्ट लगाना उल्टा आसान है, हमको तो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बनाना है। फिगर बनाना कई बार मुश्किल है ना, जैसे अभी इसमें सोचना मुश्किल है, तो फिगर नहीं भी बनाते, अगर हम कॉन्सेप्ट बना देते हैं तो हमको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए तो मैं इसका इससे दूरी, इसका इससे दूरी, परपेंडिकुलर दूरी निकाल लूं, बोलो। तो लेट से L1 से जो दूरी है उसको D1 कह दूं मैं, और L2 से जो दूरी है उसको मैं क्या कह दूं, D2 का। तो D1 प्लस D2 इक्वल टू 10 प्रूव करना है मुझे, फाइन। तो पहले मैं D1 निकाल लूं, बोलो D1 कैसे निकलेगा। इस P की इस लाइन L1 से दूरी कैसे निकलेगी, क्या फॉर्मूला है, बोलो क्या फॉर्मूला है। AX1 प्लस BY1 प्लस C1 डिवाइडेड बाय रूट A² प्लस B², यही है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में चेंज करने, उसी फॉर्म में चेंज है ऑलरेडी। देखो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। और x1 y1 की जगह तो xy लेना पड़ेगा, पॉइंट तो यही है ना xy, ठीक है। तो 1 × x करना पड़ेगा, ए क्या है 1, इंटू x1 क्या है x, प्लस बी क्या है अगेन 1, इंटू y1 क्या है y, प्लस C1 क्या है मेरा -5। इसका तो करना है मुझे, जैसे यहाँ मॉडुलस लगाना, इसका तो करना है मुझे मॉड्यूलस, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। और A² प्लस B² का मतलब हो गया 1² प्लस 1², फाइन। सो फर्दर सॉल्व करो, तो 1 × x 1 × y है ना, x प्लस वाई -5, एक्स प्लस वाई -5। तो पूरी की पूरी इक्वेशन ही आ गई जैसे ऊपर रखी हुई है, समझ गए। और आनी है, आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई तो करना है, मतलब एक्स को इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई तो करना है, तो वो की वो इक्वेशन आनी है। फॉर्मेलिटी है लेकिन हमको पता है कि ये इक्वेशन आनी है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1² यानी √2। चलो डिस्टेंस D2 निकालते हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, सीधे ही लिख देता हूँ डिस्टेंस D2। हम्म। तो बोलो अब इसमें 3 -2 और 7, तो मल्टीप्लाई करूंगा वापस घूम फिर के वही, बोलो x × 3 3x, फिर -2 से y को मल्टीप्लाई करूंगा -2 y, और फिर +7। पूरी की पूरी इक्वेशन उठ के यहाँ पे भी आ जाएगी। और डिवाइडेड बाई क्या होगा बस वो सोच लो, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि -2 का स्क्वायर। तो अगेन इट विल बी लाइक मॉडुलस 3x -2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 9 + 4 कितना होता है √13, डन। तो आगे दोनों डिस्टेंस, ठीक है। अब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, बराबर हैं ऐसा मुझे गिवन है, ये दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। D1 इक्वल टू D2। नाउ D1 इक्वल टू D2 ऐसा गिवन है, तो मैं दोनों को कर दूं बराबर। तो जब मैं इसको बराबर लिखूंगा तो क्या आएगा, देखो इधर को आ जाएगा मेरा मॉडुलस x प्लस वाई -5 डिवाइडेड बाय √2 इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा बोलो, मॉडुलस 3x -2y प्लस 7 डिवाइडेड बाय √13, ठीक है। अब देखो इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो एक इक्वेशन निकल के आएगी एक्स और वाई में, बस वो एक्स और वाई में इक्वेशन निकल के आएगी, यानी कि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकल के आ जाएगा। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन उसकी इक्वेशन ही तो होती है,
तो वो उसी लाइन की इक्वेशन है जिसमें वो मूव कर रहा है, बस ये आपको प्रूव करना है ना। अच्छा, बस प्रॉब्लम ये है, आपको पहले ही बताया था कि मॉड्यूलस, मॉड्यूलस इधर भी है, मॉड्यूलस इधर भी है, मॉड्यूलस इधर भी है, मॉड्यूलस इधर भी है। तो ये भी प्लस माइनस में खुल सकता है और ये भी प्लस माइनस में खुल सकता है। आपको बताया था मॉड्यूलस ए इक्वल टू मॉड्यूलस बी है, तो ये भी प्लस माइनस में खुल सकता है, ये भी प्लस माइनस में। दोनों प्लस प्लस में खुले तो ए बराबर बी, दोनों माइनस माइनस में खुले तो भी ए बराबर बी, क्योंकि दोनों का माइनस कट जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में खुले तो ए बराबर माइनस बी, ये माइनस में खुले ये प्लस में खुले तो माइनस ए बराबर बी, वो वापस ए बराबर माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से दो केसेस कौन से बनते हैं? कल भी एक क्वेश्चन आया था तो हमने आपको बताया था कि एक इसको तो एलएचएस वाले को तो पॉजिटिव खोल लो और आरएचएस वाले को प्लस और माइनस में खोल दो, ऐसे ही किया था। ठीक है, उससे पहले एक काम और करना पड़ेगा बच्चे, कि हमको रूट 13, अच्छा देखो देखो देखो, तो क्या कर रहे हो बेटा, दोनों बराबर कहाँ है? दोनों का सम 10 है, दोनों डिस्टेंसेस का सम 10 है, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो D1 D2 बराबर नहीं है ऐसा नहीं गिवन है, हमको गिवन है D1 और D2 का सम 10 है ना। थोड़ा सा मिसरेड कर लिया हमने, दोनों डिस्टेंसेस का सम 10 है ना, ये गिवन है, समझे। तो सम 10 है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों का सम क्या कर देंगे, 10 कर देंगे। अब प्रॉब्लम बड़ी हो गई है बेटा, अब प्रॉब्लम बड़ी हो गई है, पता है क्यों? सुनना ध्यान से। मॉड्यूलस ए बराबर मॉड्यूलस बी के तो दो ही केसेस से ही एक्सपेंड होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा। इसको तो एलएचएस को तो पॉजिटिव खोल दो और उसको प्लस और माइनस में खोल दो, तो एक बार ए बराबर बी, एक बार ए बराबर माइनस बी, ये तो आसान है उल्टा। लेकिन हमेशा याद रखना मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी इक्वल टू समथिंग कुछ भी, जैसे 10 गिवन है, इस तरह की इक्वेशन है। तो अब चार इक्वेशन बन गई, ये दोनों पॉजिटिव तो ए प्लस बी बराबर 10, ये दोनों नेगेटिव तो माइनस बी बराबर 10, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ए माइनस बी बराबर 10, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव माइनस ए प्लस बी बराबर 10। तो चार केसेस बनने वाले हैं, हालांकि हम एक ही सॉल्व करेंगे। तीन केसेस का क्या करना है अभी बताता है ना। अभी हम कौन सा केस सॉल्व करने वाले हैं, ए प्लस बी बराबर 10 वाला, पहला ही पहला वाला, ओके समझ आया। ठीक है, उससे पहले एक काम करें, रूट 2 एंड रूट 13 को एलिमिनेट करें, तो एलसीएम क्या है मेरा, रूट 2 और रूट 13 का एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट 26। तो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय रूट 26, पूरी इक्वेशन को रूट 26 से मल्टीप्लाई करा दूं, तो इधर कराऊंगा तो रूट 2 से रूट 2 कट के रूट 13 रह जाएगा, और बच जाएगा मॉडुलस एक्स प्लस वाई माइनस 5, प्लस इधर जब मैं रूट 26 से मल्टीप्लाई रूट 13 कट जाएगा, रूट 2 बच जाएगा, 3x - 2y + 7, और उधर जब कराएंगे तो 10 × रूट 26, 10 √26 हो जाएगा, समझ गया। डिनोमिनेटर मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब यहां से वही एक बार इस ये प्लस माइनस में, ये प्लस माइनस से चार केसेस बन सकते हैं, ठीक है ना, समझ गए। तो इसके आगे क्या करेंगे, हम इतना कर दिया। तो अब मैं लिख रहा हूं केस 1, क्या लिख रहा हूं, केस 1। केस 1 क्या होगा, वेन वेन x + y - 5, है ना, ये भी पॉजिटिव, एंड ये जो दूसरी चीज है 3x - 2y + 7, ये भी पॉजिटिव। फिर केस 2 समझ गए, एक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर केस 3 समझ गए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और केस 4 क्या हो जाएगा, दोनों ही नेगेटिव, है ना। तो ये जब दोनों पॉजिटिव है तो लेट्स से ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 हो जाती है मेरी, केस 1 में इक्वेशन 1 बिकम्स, दोनों को पॉजिटिव खोल दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 × x + y - 5, ऐसे कैसे खुल जाएगा मॉडुलस, एंड रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 3x - 2y + 7 इक्वल टू व्हाट, 10 √26। चलो अब इसको क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है, एक्स एक्स की टर्म साथ में लानी है, तो कर दो मल्टीप्लाई, रूट 3 × x, रूट 3x, ये हो जाएगा रूट 3y, ये हो जाएगा 5 √3, आगे बोलो 3 √2x, आगे बोलो -2 √2y, आगे बोलो 7 √2, आगे बोलो 10 √26, समझ गए। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एक्स एंड वाई की टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ करना है, मतलब आपको वैसे प्रूव करना है इसको कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो एक्स एक्स की टर्म्स पहचानो कहाँ है, दो बार है, एक बार ये रही और एक बार ये रही, इन दोनों को साथ में ले आऊं मैं, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस 3 √2, दिस मच ऑफ एक्स, बोलो वाई वाली टर्म्स पहचानो, ये रही और ये रही, ये क्या हो जाएगा, प्लस लगा दूं यहाँ पे,
बोलो √3 माइनस इधर क्या है, वाई वाला, वाई का कोएफिशिएंट 2√2, दिस मच ऑफ वाई इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो बच गई वही। तो देखो पहले पॉजिटिव वाली लिख देता हूँ, +7 अच्छा कांस्टेंट टर्म तो आरएचएस में भी है, देखो ध्यान से, है ना। ओके देखो, हाँ थे हम, ठीक है। तो बताओ कांस्टेंट टर्म कौन कौन सी बची, एक तो बची -5√3, एक बची 7√2 और एक बची 10√26, सबको इधर एलएचएस में लाएंगे। तो ये 7√2 तो रहेगी पॉजिटिव में, ठीक है। इक्वल टू भी का साइन भी हटा दो बेटा, है ना, इक्वल टू का साइन भी हटा दो, बिकॉज मैं सबको एलएचएस में लेके आ रहा हूँ, है ना। तो 7√2 ऑलरेडी प्लस लगा दो बस, 7√2 तो है ऑलरेडी इन द एलएचएस, और इधर -5√3 ऑलरेडी इन द एलएचएस, और वो यहाँ पे आएगी तो माइनस का 10√26, ये पूरी हो गई कांस्टेंट टर्म, और इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर करो, एक लीनियर इक्वेशन बन रही है ना, देखो इसको ले लो ए, ठीक है, समझ पा रहे, इस पूरे को ले लो ए, तो ये हो जाता है ए एक्स, इसको ले लूं मैं बी, भाई एक नंबर ही तो है ये, भाई ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर ही तो होते हैं, तो ये भी तो नंबर्स ही हैं, और ये पूरा ले लूं मैं सी। सो इट इज इन द फॉर्म, मैं लिख सकता हूं, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये तो हुआ केस 1, अब सुनो इधर देखो ध्यान से, केस 2 में क्या करूंगा, ये x+y−5 तो ले लूंगा <0, और इसको >0 लेने दूंगा। फिर केस 3 में क्या कर दूंगा, इसको >0 लेने दूंगा, उसको <0 कर दूंगा, और फिर केस 4 में क्या करूंगा, दोनों को <0 कर दूंगा। हर बार एक ऐसी लीनियर इक्वेशन निकल के आनी चाहिए जो कि आसानी से निकल गई, अंडरस्टूड है ना। तो हम अब क्या कर सकते हैं, इसके आगे का तीनों केस बनाने के हमको, तो डिपेंड्स ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। अगर वेटेज ऑफ द क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 केसेस बना के दिखाने हैं, और हर बार फिर लास्ट में क्या लिखना है, सो point P satisfies the linear equation of a straight line, therefore point P will move in a line, ये हैंस प्रूव हो जाएगा। और इन केस मान लो छोटा ही है, मतलब 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिमिलरली, यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद एक लाइन लिख सकता हूँ मैं सिमिलरली करके, सिमिलरली सिमिलरली पॉइंट पी x, y will satisfy the equation of a straight line of a straight line। इसके आगे भी यहाँ पे लिख देना, implies point P satisfies the equation of a straight line, point P x, y satisfies the equation of a line, ठीक है। तो similarly point P x, y will satisfy the equation of a straight line for case 2, case 3 एंड केस 4, और तीनों केस बता भी देना कौन कौन से केस है, जो भी मैंने आपको बताया, एक बार ये नेगेटिव या पॉजिटिव, एक बार ये पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक बार दोनों, ठीक है ना। तो हेंस लास्ट कंक्लूजन, पॉइंट पी विल मूव इन ए लाइन, हेंस पॉइंट पी मूव्स इन ए लाइन, प्रूव x, y मूव्स इन ए लाइन, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना, समझ गया ना अच्छे से, बताओ कोई डाउट। तो इजी क्वेश्चन था बस, और थोड़ा सा मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन कह सकते हो उसको, ठीक है, समझ गए। अगर 6 नंबर का आ जाए तो सारे केसेस लेने, और देखो अब अगर यहां से ये ऐसा एक स्ट्रक्चर निकल के आया जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना रहा है, तो दूसरे तीसरे चौथे केस से क्यों नहीं निकल के आएगा, वहां से भी निकल के आएगा, है ना, निकल के आना चाहिए। कहने का मतलब है कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं निकल के आएगा कि x² आ गया, y² आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, हमेशा क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये बनने वाली है। कर दूं डिलीट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो डिपेंड करेगा, अगर वेटेज अच्छा है तो आपको चारों केसेस बताने, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस। अच्छा जी, अब हमको दो पैरेलल लाइंस गिवन है, कैन यू सी द टू पैरेलल लाइंस, क्या आपने पहचाना है दोनों पैरेलल लाइंस हैं, कैसे पहचानते हो कि दो लाइंस पैरेलल हैं कि नहीं, अगर इक्वेशन गिवन हो तो बताओ, कैसे हम पहचानते हैं कि दो लाइंस पैरेलल है। एक्स और वाई इक्वल, या तो इक्वल है ना, एक्स और वाई नहीं, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट या तो इक्वल है या फिर प्रोपोर्शनल है। जैसे कि 9 डिवाइडेड बाई 3 क्या होता है, 3 होता है।
और 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है, ये भी 3 होता है। तो रेशियो सेम आ गया ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ जाए तो लाइंस पैरेलल होती हैं। हमने किस में सीखा है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस इन क्लास 10th में सीखा है, नहीं सीखा है? तो अब बिल्कुल सेम शक्ल दिखाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो बिल्कुल सेम शक्ल दिखाने के लिए मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं। तो 3 कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, 9x में से 3 कॉमन लिया तो 3x, 6y में से 3 कॉमन लिया तो 2y, और 7 में से 3 कॉमन लिया तो 7/3। अब देखो बिल्कुल सेम शक्ल दिख रही है, यहाँ पे भी 3x+2y, यहाँ पे। एक्चुअली क्या होता है, पैरेलल लाइंस की जो फॉर्म होती है वो ऐसे होती है, ax+by। अगर दो पैरेलल लाइन है तो क्या फॉर्म होगी, +c=0, c1=0, और दूसरी क्या हो जाएगी, ax+by+c2 मतलब केवल इसमें डिफरेंस आएगा, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। देखो 3x2y केवल यहाँ पे ये 6 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, -7। तो केवल C1 और C2 में ही डिफरेंस आता है, पैरेलल लाइंस की निशानी होती है। ठीक है, चलो। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, पैरेलल लाइंस तो आपने पहचान ली, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अच्छा, एक तीसरी लाइन की इक्वेशन बताइए जो इन दोनों लाइन से बराबर की दूरी पे हो। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो वो तीसरी लाइन भी इनसे पैरेलल होगी, यानी तीनों लाइन पैरेलल है ना, तीनों लाइन पैरेलल है। और अगर ये लाइन इन दोनों से बराबर की दूरी पे है तो ऑब्वियसली इनके बीच में ही होगी। अब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ऐसा आपको गिवन है, आपको तीसरी लाइन की इक्वेशन सोचनी, समझ आया? ओके, चलो कर दो। तो पहले तो बनाओ दो पैरेलल लाइंस, मतलब तीनों पैरेलल लाइंस बना दो। ये तो प्रूव हो ही गया कि तीनों ही पैरेलल लाइंस बनेगी, इधर वाली तो बनेगी, और साथ में जो बीच वाली लाइन है वो भी पैरेलल बनेगी। मान लो ये तो है वो दो लाइंस, और तीसरी लाइन जो इनसे बराबर की दूरी पे है वो भी पैरेलल ही बनेगी, बीचों बीच बनेगी। ओके फाइन, सो मार्क करते हैं। तो लेट से एक लाइन तो है L1, है ना, एक लाइन है क्या, L1, ये है L1 जिसकी इक्वेशन क्या गिवन है, ये वाली x+y, यही है क्या, नहीं कौन सी इक्वेशन कर रहा हूँ मैं, ये वाली L1 इसको ले लो। ठीक है, एल ये वाली लाइन है ना, ये है L1। ठीक है, तो L1 इसको ले लो, L2 उसको ले लो, वहां पे स्पेस कम है थोड़ा सा। L1 ले लो, L1 की इक्वेशन क्या गिवन है, 9x+6y-7 ये तो ओरिजिनली गिवन है, लेकिन मैं क्या करूंगा, उनको सेम ए और बी के जो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है वो सेम शक्ल के दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं 3 को कॉमन ले लूँ तो क्या इक्वेशन बनती है, 3x+2y-7/3 क्या हुआ था निश, हो गया? अच्छा ठीक है। और लाइन L2 की इक्वेशन में छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो तो साफ साफ हमको गिवन है, क्या गिवन है, 3x+2y+6, है ना, 3x+2y+6 = 0, ये लाइन L2 की इक्वेशन गिवन है, फाइन। ठीक है, और ये लाइन L3 मान लो जिसकी इक्वेशन आपको सोचनी है, जिसकी इक्वेशन आपको सोचनी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और क्या गिवन है कि ये लाइन इन दोनों से बराबर की दूरी पे है ना, इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट है यानी कि इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप होगा और इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप होगा वो बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा। तो लेट से कि अगर ये डिस्टेंस d है तो ये भी डिस्टेंस d है, समझ गए? ठीक है, चलो। तो अब क्या लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला, सिंपल सी बात है ना। तो चलो मेरे को लाइन L1 क्या गिवन है एक बार मैं लिख देता हूँ फिर से। लाइन L1 क्या गिवन है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं, क्या है, 3x+2y-7/3 और लाइन L2 बोलो, 3x+2y, बोलो आगे, +6 = 0, फाइन। तो इस लाइन से ABC निकालो और इस लाइन से भी ABC निकालो, इस तो करोगे, और A और B तो सेम है ही सही, है ना। तो A तो क्या आया 3, B क्या आया 2, और C नहीं C1 क्या आएगा, -7/3। ठीक है, यहाँ से भी A और B तो सेम आएगा, A 3 आ जाएगा, B 2 आ जाएगा, और C कितना गिवन है यहाँ पे, C2 कितना गिवन है, 6। ठीक है, ए और बी तो सेम आएगा, C1 C2 में बस डिफरेंस आएगा क्योंकि दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, जो बीच वाली लाइन होगी जो दोनों से बराबर की दूरी पे होगी, उसका भी तो ए और बी सेम आएगा,
उसका भी तो ए और बी सेम आएगा। तो इसकी इक्वेशन मुझे पता नहीं है क्या होगी, लेकिन इसकी इक्वेशन जैसे भी होगी कुछ ऐसी होगी। ए तो फिक्स है क्या, 3x, प्लस बी फिक्स है क्या, 2y, और सी बस इसका फिक्स नहीं है। क्या फिक्स नहीं है, C3 ले लो इसको इक्वल टू 0। बस अब आपको C3 की वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है, C3 इक्वल टू 0। तो मैं एक यहाँ पे एक लाइन लिख दूंगा, सिंस line L3 which is equidistant from line L2 and which is equidistant from parallel lines L1 and L2 will also be parallel to will also be parallel to L1 and L2, that is जो L3 है वो पैरेलल होगी L1 पैरेलल L2, यानी तीनों ही पैरेलल है ना, दैट इज ये पैरेलल है। सो the equation of line L3 will be of type, बोलो ए और बी तो सेम लिख दूं, किस टाइप की होगी वो, 3x प्लस 2y प्लस C3 इक्वल टू 0 टाइप की होगी। समझ गए? नहीं, इसका एनालिसिस कल कहाँ किया, 3x प्लस 2y प्लस C3 इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आया? ओके, कर दूं? इसके आगे ये काम करूं? अब क्या करना है आपको, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या करनी है, बराबर करनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 एंड L3 निकालनी है, फिर डिस्टेंस बिटवीन लाइन L2 एंड L3 निकालनी है, और दोनों को क्या कर देना है, बराबर कर देना है। चलो करो। नाउ नाउ डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन L1 एंड L3 कर दूं पहले। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, दैट इज क्या होता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला D इक्वल टू, बोलो, मॉडुलस C1 माइनस L1 L3 है ना, तो इसका C3 होगा ना, डिवाइडेड बाय ए और बी तो दोनों का सेम है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो C1 क्या था, C1 देखो ऊपर देखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये कैपिटल C1 है सारे, है ना, यहाँ पे ये वाई इंटरसेप्ट वाला C1 नहीं है। तो C1 तो है -7/3 माइनस, और C3 क्या है बोलो, C3 तो पता करना है, तो -7/3 माइनस C3, ये तो पता करना है हमको, डिवाइडेड बाय व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का सम का रूट, यही हो जाएगा। ठीक है, और इसका मॉडुलस भी लगेगा। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व करूं, अब सी की वैल्यू पता नहीं है ना मुझे, तो मैं मॉडुलस से बाहर हाल फिलहाल तो आ नहीं सकता हूँ, ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसी फॉर्मेट में। ठीक है ना, जब तक C3 की वैल्यू नहीं पता। और 3 स्क्वायर यानी 9 + 4 √13 हो जाएगा। फाइन। तो डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3 तो निकल गई। चलो अब डिस्टेंस बिटवीन, अगला चीज क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L3 के बाद L2 एंड L3 है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन, और फिर दोनों को कर देना है बराबर, डिस्टेंस बिटवीन L2 एंड L3 ये निकालने जा रहे हैं हम अब। तो इसको भी D मार्क कर दूं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस बराबर है ना। ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको D1 मार्क कर दो, और अब इसको जो मार्क कर रहा हूं उसको D2, और फिर D1 D2 बराबर कर देंगे। ठीक है, तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, L2 है तो C2, और L3 है तो C3, और फॉर नीचे वही रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो C2 क्या है, C2 6, और C3 तो पता करना है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वही 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो अभी भी वापस मुझे C3 की वैल्यू नहीं पता, तो C - C3 लिखना पड़ेगा, मॉडुलस से बाहर नहीं आ सकता वो, और ये क्या हो जाएगा, 9 + 4 √13 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करना है, D1 को और D2 को बराबर करना है, यही काम करना है। ठीक है, तो अब D1 D2 जब मैं बराबर करूंगा तो मॉडुलस मॉडुलस, है ना, तो मॉडुलस से मॉडुलस बराबर करेंगे तो वही दो केसेस बनेंगे। ठीक है ना, नाउ ठीक है, देखो
एरिया में करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। नाउ d1 = d2, ये गिवन है, गिवन डाल दूंगा। तो बोलो d1 क्या है? d1 है मॉडुलस, d1 क्या है बोलो? मॉडुलस -7/3 -c3 डिवाइडेड बाय √13। और d2 क्या है बोलो? मॉडुलस 6 - c3 डिवाइडेड बाय √13। तो √13 से √13 तो खत्म, √13 से √13 तो हो गया कैंसिल आउट। अब मॉडुलस बराबर मॉडुलस हो गया। और अभी अभी बताया कि जब मॉडुलस ए बराबर मॉडुलस बी हो तो दो केसेस बनते हैं। एलएचएस को तो आप क्या कर दो, पॉजिटिव साइड खोल दो, है ना। एलएचएस यानी कि -7/3 -c3, इसको तो पॉजिटिव खोल दो। पॉजिटिव खोलने का मतलब है दोनों को एज इट इज लिख दो, मतलब दो अंदर की सारी चीज को एज इट इज लिख दो। और इधर वाले को क्या कर दो, प्लस और माइनस 6 - c3, समझ आया? प्लस और माइनस 6 - c3। तो अब दो केसेस बना दूं, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्लस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, -7/3 -c3, -7/3 -c3। प्लस में खोलने का मतलब है सिंपली 6 - c3, ठीक है। उसके बाद और लगाओ यहाँ पे, अब स्पेस है नहीं यहाँ पे, है ना। देखो और लगाओ, और लगा के, और नेगेटिव में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, -7/3 -c3 एज इट इज। और उधर नेगेटिव में खोलेंगे तो फ्लिप हो जाएगा, c3 -6 हो जाएगा। यस, वेरी गुड, ठीक है, हो गया। वेट करो फिर आने दो उसको, इम्प्लाइज। तो चलो एक केस तो सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा केस अगले पेज पे सॉल्व करेंगे। पहला वाला, ये वाला केस सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखो C3 एक साथ, अच्छा देखो अब पहला वाला केस तो है ही इनवैलिड। बताओ क्यों? क्योंकि देखो दोनों में -c/3 -c/3 कट गया, तो C3 की वैल्यू कैसे निकलेगी, है ना। तो ये वाला केस तो है ही इनवैलिड। तो एक ही केस बचा मेरे पास, कौन सा वाला? ये वाला, ये तो रिजेक्टेड हो गया। रखो, ये तो हो गया रिजेक्टेड, ठीक है ना। ये वाला केस तो हो गया रिजेक्टेड। अब इस वाले केस से C3 की वैल्यू निकाल लो। तो एक काम करो, -c3 को उधर भेज दूं तो +c3, C3 2c3, और -6 इधर आ जाएगा तो +6, 6 -7/3 हो जाएगा। और 6 -7/3 6 18, 18 - 7 11, 18 - 7 11, तो 11/3 हो गया। तो C3 की वैल्यू बोलो, 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 11/6 आ गई फाइनली मेरे पास C3 की वैल्यू। तो मैंने इक्वेशन जो मानी थी, एक फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना। सो द इक्वेशन ऑफ L3 विल बी, ये वाली इक्वेशन मानी थी मैंने, ठीक है, या फिर यहाँ लिख देता हूँ। सो द इक्वेशन ऑफ L3 मैंने ये मानी थी, तो फाइनली सॉल्व होके क्या हो जाएगी वो, 3x + 2y। और C3 की वैल्यू आ गई क्या, 11/6 = 0। 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी, 6 3 जा 18x, 6 2 जा 12y, और ये 6 हट के = 0। अब मैच करो आंसर, दिस शुड बी द आंसर। सही है। आप देखो दो इक्वेशन क्यों नहीं बनी, क्योंकि ऐसी एक ही लाइन पॉसिबल है जो दोनों से बराबर की दूरी पे हो, इससे इनके बीच में होगी वो लाइन। C3 की दो वैल्यू आने का मतलब है ऐसी दो लाइन पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली सोचो, दो पैरेलल लाइन है तो एक ही तो लाइन पॉसिबल है जो इससे और इससे बराबर की दूरी पे। ऐसी दूसरी लाइन कहां बनाओगे, बन ही नहीं सकती। मान लो इधर बना दिया तो इससे नजदीक हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी, इधर बना दिया तो इससे नजदीक हो जाएगी, इससे दूर हो जाएगी। तो एक ही लाइन ऐसी पॉसिबल है, इसलिए C3 की एक वैल्यू अपने आप ही रिजेक्ट हो गई और एक ही वैल्यू बची फाइनली। ठीक है, कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी अपन ने, 21, 21 किया। 22, स्कूल जाना है? क्यों, छुट्टी है? तो छुट्टी करिए। ओके, 22 इज ए रे ऑफ लाइट, लाइट की एक किरण है, थ्रू दिस पॉइंट रिफ्लेक्ट्स ऑन द एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू दिस पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आ जाओ, थोड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहा है, एक लाइट की रे है ऐसे, ठीक है, वो किस पॉइंट से पास होती है, 1, 2 से वो पास होती है, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट होती है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, तो इस पे वो रिफ्लेक्ट होती है। तो रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाएगी, है ना। तो रिफ्लेक्ट होकर जब वो जाती है तो जो ये तो होगी आने वाली रे, और ये होगी जाने वाली रे। इसको फिजिक्स की टर्म्स में कहें तो ये होती है इंसिडेंट रे और ये होती है रिफ्लेक्टेड रे। ऐसा क्लास 10th में भी एक कॉन्सेप्ट आया था ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे किस पॉइंट से पास होती है, 5, 3 से पास होती है। इंसिडेंट रे किस पॉइंट से पास होती है, 1, 2। दोनों का एक एक पॉइंट दिया हुआ है,
अभी थोड़ा मैं फेयर फिगर भी बना दूंगा। ठीक है, और ये जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होती है वो ए है, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होती है वो ए है, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। अच्छा, ए अगर एक्स एक्सिस पे लाया कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा जीरो टाइप के होंगे, तो यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, वाई वाई कोऑर्डिनेट तो पता नहीं। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात हो गई तो अब हम क्या करते हैं, इसको क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो अंदाजे से ये दोनों पॉइंट बताओ, 1,2, 1,2, 1,2 लगभग यहाँ पे आ रहा है, 1 और एक दो कदम ऊपर लगभग यहाँ पे आ रहा है, और दूसरा 5,3, ये 1, 2, 3, 4, 5 लगभग यहाँ पे 5,3 आएगा लगभग, ये दो था ना, लगभग यहाँ मार अंदाजे से। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मार्क कर लिए मैंने। अब आने वाली रे तो इससे पास होके जा रही है और जाने वाली रे इससे पास होके जा रही है, ऐसा गिवन है हमको। बोलो, आने वाली रे जो है, इंसिडेंट रे जो है वो तो इस पॉइंट से पास हो रही है, और जो जाने वाली रे है वो उस पॉइंट से पास हो रही है, रिफ्लेक्ट रे। समझ आया? ये तो है इंसिडेंट रे, जाने वाली रे, है ना, और ये है आने वाली इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेट्स से कि ये पी और क्यू ले लो, है ना। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है, आने वाली रे के 1,2, और इसको क्यू ले लो, जाने वाली रे की क्या है 5,3, और ये ए पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स आप समझ सकते हो x,0 टाइप के हो। ठीक है साहब, अब आपको देखो एक लॉजिक पता है आपको, कि हमेशा जब भी ऐसे रे रिफ्लेक्ट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये क्लास 10th में भी आया, नहीं क्लास 9th में आया था, एक मिरर वाला क्वेश्चन था, आपको याद है? मिरर वाला क्वेश्चन था, मिरर वाला 6th चैप्टर में आया था, लाइन्स एंड एंगल्स में। उसमें एक रे आ रही है इस तरीके से था, है ना। तो हमको क्या पता होता है, देखो सपोज करो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मान लो ये कि ये दीवार है ना, तो जो रे जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। मान लो 30 डिग्री पे आ रही है, जैसे वहां बल्ब लगा दिया और वहां से एक लेजर लाइट छोड़ दी, तो ऐसे आएगी। तो जिस एंगल पे वो आ रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर वो जाएगी, 30 डिग्री पे आ रही है तो 30 डिग्री पे जाएगी। अभी 30 डिग्री किससे नापना होता है सर, 30 डिग्री किससे नापो, तो 30 डिग्री किससे नापना होता है, उसके लिए मुझे यहाँ पे बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर इमेजिन करना होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई। तो ये इससे नापने की बात कर रहा है, इससे और इससे, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, समझ गए क्या? ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, अब इस एंगल को चाहे से आप अल्फा बीटा मान लो, दोनों बराबर हैं, चाहे से थीटा थीटा मान लो। ठीक है, चाहे से क्या, एक काम करो, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, तो एक काम करो आई और आर मान लो, तो उससे याद रह जाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, तो आई, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ठीक है, अब एंगल आई बराबर एंगल आर है ऐसे मानना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, दोनों का एंगल निकाल लेंगे, इस लाइन और इस लाइन का एंगल निकाल लेंगे, इस लाइन और इस लाइन का एंगल निकाल लेंगे। अब मुझे बताओ एंगल कैसे निकालते हैं दो लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? एंगल बिटवीन टू लाइंस। हम्म एंगल बिटवीन टू लाइंस बेटा, टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2। अभी भी याद नहीं है? हाँ, स्लोप अगर हमको दोनों लाइन का पता हो तो हम उन दोनों के बीच का एंगल टेन थीटा वाले फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हैं। दैट मीन्स मुझे तीनों लाइनों का स्लोप चाहिए होगा, जो ये लाइन आ रही है पी ए, ये लाइन पी ए, ये लाइन ए क्यू, है ना, और ये बीच वाली लाइन जो आपने बनाई है लेटेस्ट से, इस लाइन को मैं एल मान लूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, एल। ठीक है ना, तो लाइन एल का इसका इसका स्लोप, तो देखो मुझे एक चीज बताओ, लाइन एल का स्लोप तो क्लियर है, बताओ क्या है, हेयर, हेयर लाइन एल इज पैरेलल टू, पैरेलल टू, किससे पैरेलल है लाइन एल, बोलो, लाइन एल किससे पैरेलल है, वाई एक्सिस से, तो इसका स्लोप बताओ, सो स्लोप ऑफ लाइन एल, स्लोप ऑफ लाइन एल, इसको मैं एम लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, दैट इज एम। बोलो क्या होगा लाइन एल का स्लोप, जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है उसका स्लोप क्या होता है, क्या? वो तो इक्वेशन होती है, स्लोप की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एक्स इक्वल टू जीरो अगर आपने इक्वेशन सोच ली है तो उससे भी स्लोप निकाल लो ना। हम्म
बोलो। पाए तो है ही नहीं, तो जो नहीं है उसको जीरो लेते थे ना, भूल गए क्या? जीरो वाई। आप कह रहे हो एक्स इक्वल टू जीरो, तो उसको क्या लिख सकते हो? एक्स प्लस जीरो वाई इक्वल टू जीरो। तो आप क्या लिखोगे? जीरो वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जीरो। तो आप वाई की वैल्यू कैसे डालोगे? माइनस वन बाई जीरो एक्स प्लस जीरो। ठीक है, ऐसे ही डालोगे, जीरो बाई जीरो, है ना? तो देखो, स्लोप भी इंफिनिटी और वाई इंटरसेप्ट भी इंफिनिटी। और डायरेक्ट याद करो, जो लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, उसका स्लोप जीरो होगा। और जो लाइन पैरेलल टू, ये तो नोट्स में भी लिखा है हमने डायरेक्ट रिजल्ट्स, जो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी उसका स्लोप इंफिनिटी होगा। क्या होगा? इंफिनिटी। तो इसका स्लोप लिख दूं मैं इंफिनिटी, इसका स्लोप लिख दूं बेटा इंफिनिटी। ओके। अब बची पी की, पी ए और क्यू ए का स्लोप निकालते हैं ना। नाउ ये तो हो गई एक बात। चलो अब पी ए और ए क्यू की बात करते हैं ना। तो नाउ पहले तो ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे लाया करता है। नाउ पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सिस, lies on x-axis. So the coordinates of A are, so the coordinates of A are of the type, किस टाइप के होंगे बताओ? x कोमा जीरो टाइप के होंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए किस टाइप के होंगे? x कोमा जीरो टाइप के होंगे। समझ गए? ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब सुनो, तो पी ए और ए क्यू का स्लोप चाहिए आपको, पी ए और ए क्यू का स्लोप चाहिए। ठीक है, तो नाउ स्लोप ऑफ पी ए, स्लोप ऑफ पी ए। तो दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है पी से और ए से, तो स्लोप कैसे निकालते थे? वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो जीरो माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ऐसे निकलेगा। बोलो ऐसे निकलता है। तो जीरो माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, सोल्व करके क्या आ जाएगा? माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। एंड एंड स्लोप ऑफ पी ए निकल गया, तो लेट से क्यू ए भी निकाल लो, स्लोप ऑफ क्यू ए भी निकाल लो। अच्छा, इसके स्लोप को कुछ मार्क नहीं किया, देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं लिख देता हूं। इसके स्लोप को ले लो m1, दैट इज m1। और इसके स्लोप को ले लो m2। m2 कैसे निकलेगा? वापस वही y2 माइनस वाई वन, यानी 3 माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स। सही किया है? या ऐसे ही करना चाह रहे हो आप? भाई x में से माइनस करना चाह रहे हो तो चलो ऐसे कर दो, जीरो माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फाइव, दोनों को सेम फॉर्मेट में कर दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस फाइव। तो मेरे पास अब तीन स्लोप आ गए। उस लाइन का स्लोप तो इन्फिनिटी था ही, सही है ना? और इस लाइन के स्लोप्स मैंने न्यूमेरिक फॉर्म में निकाल लिए, जिसमें एक्स मिसिंग है, एक्स तो मुझे पता करना है। अब मैं एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल रहा हूं, और दोनों एंगल्स को अगेन क्या कर दूंगा? बराबर कर दूंगा, क्योंकि मुझे गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले मैं इन दोनों लाइंस के बीच का स्लोप निकाल रहा हूं, एंगल बिटवीन, और सॉरी, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल निकाल रहा हूं, एंगल बिटवीन किस किस के बीच का? पी ए एंड लाइन एल। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या? टेन थीटा इक्वल टू, बोलो, टेन थीटा इक्वल टू, आगे क्या करते हैं? टेन थीटा, थीटा की जगह क्या डाल दूं मैं? आई डाल दूं। एंगल बिटवीन पी ए एंड लाइन एल, दैट इज, इसको मैं एंगल आई मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? एंगल आई। तो टेन आई इक्वल टू, बोलना जरा, मॉडुलस एम वन माइनस एम टू। तो पी ए का जो स्लोप निकला है वो क्या निकला है? माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, माइनस, आगे बोलो, एम टू, वो तो इन्फिनिटी है ही, वो तो इन्फिनिटी है ही ना। ठीक है, अरे एम वन माइनस एम टू करोगे तो एम वन ये है, एम टू ये है ना, इन दोनों लाइन के बीच का निकाल रहे हो ना, वो उस लाइन की तो बात ही नहीं हो रही है भैया ना। ठीक है, तो अब सुनो, इन्फिनिटी लिखेंगे तो शुरू में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि है वो इन्फिनिटी। मैं हाल फिलहाल के लिए इसको एम ही लिख देता हूँ, हालांकि एम की वैल्यू इन्फिनिटी है, लेकिन हाल फिलहाल के लिए मैं क्या कर देता हूँ, उसको इन्फिनिटी लिखने की जगह एम लिख देता हूँ। ये तो हो गया एम वन माइनस एम टू, डिवाइडेड बाय क्या करते हो बोलो? वन प्लस एम टू, एम वन एम टू, तो वन प्लस एम वन तो यही हो जाएगा, माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन,
और इनटू दूसरा वाला जो है वो उसको एम की फॉर्म में लिख दो, इन्फिनिटी अल्फलाल मत लिखो, अल्फलाल इसको एम की फॉर्म में लिख दो। यहां तक सारी बात क्लियर है? तो ये तो आ गया 10i, ये तो क्या आ गया 10i। इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व कर दूं मैं, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करूं, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से। वैसे तो आपका चैप्टर नंबर 13 आएगा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, है ना? उसमें आप सीखोगे। बेटा बेटा क्या होता है कि कई बार किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जनरल मैथमेटिक्स से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, या वो ऐसे सॉल्व ऐसे दिखाई देती है कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती, है ना? फिर हम उसको कैलकुल, एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसको अपन कहते हैं कैलकुलस, तो उसको कैलकुलस की मदद से सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन कंसिडर करो, मान लो एक बॉल नीचे गिरती है कुछ हाइट से, तो आपको गिवन है बॉल नीचे गिर रही है, तो गिर के थोड़ा सा उठ रही है, आधा उठ रही है। जैसे 10 मीटर गिरी तो 5 मीटर उठी, फिर वापस 5 मीटर नीचे गिरी तो 2.5 मीटर, आधा 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 होता जा रहा है। तो अगर मैं किसी भी नंबर का आधा 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 करता जाऊं तो वो नंबर कभी जीरो नहीं बन सकता। आप सोच के देखो, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, 2.5 का आधा सवा, 2, जो भी है सवा 2 का आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका, तो वो बिल्कुल छोटा 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 जीरो के नजदीक चला जाएगा, लेकिन वो जीरो कभी भी नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिकली देखें तो इसका मतलब है बॉल कभी रुकेगी नहीं। भाई जीरो हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब है बॉल चलती जाएगी जिंदगी भर, ऐसे होती रहेगी। तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं ना। तो इस प्रॉब्लम को हम किस की मदद से सॉल्व करते हैं, कैलकुलस। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है दुनिया में, है ना? जैसे सपोज करो एक चोर पुलिस का भी केस आता है कि है ना, पुलिस चोर को पकड़ता है तो इसकी स्पीड इतनी है, इसकी स्पीड इतनी है, तो जितनी देर में ये इधर गया उतनी देर में वो थोड़ा सा आगे गया, जितनी देर में वो थोड़ा और आगे गया चोर फिर थोड़ा सा आगे गया। तो ऐसे करते करते तो पुलिस चोर को भी पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि हर बार वो थोड़ा आगे जाएगा तो वो थोड़ा खड़ा रहेगा, वो भी थोड़ा और आगे जाएगा। तो जीरो का भी हो ही नहीं पाएगा। जैसे इस केस में जीरो नहीं हो पा रहा दोनों के बीच का, तो उधर भी। तो इसके प्रैक्टिकली देखा जाए तो पुलिस चोर को कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स कैलकुलस की मदद से सॉल्व होते हैं। तो कैलकुलस में एक्चुअली हम करते क्या है, हम उस एलिमेंट को ही भगा देते हैं जो इन्फिनिटी बना रहा हो। तो यहाँ पे इन्फिनिटी कौन भगा रहा है, कौन बना रहा है, एम। तो मैं क्या करूंगा, दोनों न्यूमरेटर में से भी और डिनोमिनेटर में से भी एम को कॉमन ले लूंगा, क्या कर दूंगा, और एम से एम काट दूंगा, है ना? ठीक है, कैसे करते हैं ध्यान से देखना। ये मॉडुलस तो कायम है, मॉड्यूलस तो कायम है। देखो न्यूमरेटर में से अगर मैं m कॉमन ले लूं, न्यूमरेटर से मैं क्या ले रहा हूं कॉमन, m, तो इधर से क्या बचेगा, इधर से बचाएगा -2 डिवाइडेड बाय m, नीचे आ जाएगा इंटू x-1। समझ आया? देखो अभी मैं m से m काट दूं तो वापस वो वाली क्वांटिटी बन रही, माइनस है बीच में, और m में से m कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है 1। अब आप देखो, अगर आप इसमें से m को वापस मल्टीप्लाई करो तो वापस पहले वाली क्वांटिटी बन सकती है ना, m बन जा m, और m से m कट गई है। डिनोमिनेटर से भी m कॉमन लो, तो 1 में से अगर मैं m कॉमन लेता हूं तो 1/m, 1/m, ठीक है। और प्लस आगे वाली क्वांटिटीज में m था, m से m ही कॉमन ले लिया तो वो का वही चीज रह जाएगी -2 डिवाइडेड बाय x-। और ये मॉडुलस आज भी का, ध्यान से देख लो, ये चीज समझ में आई क्या? ठीक है, अभी आप दोनों क्वांटिटीज में m वापस मल्टीप्लाई कर दो तो वापस अंदर वाली क्वांटिटी आ सकती है। और ये m ही तो थी इन्फिनिटी, ये लो मैंने m से m काट दिया। आप कहोगे सर अभी भी तो m बचा हुआ है बहुत सारी जगह, दो जगह बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन m यहाँ पे अब डिनोमिनेटर में बचा हुआ है, और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो उसकी वैल्यू जीरो है, 1/∞ जीरो होता है। आप किसी इन्फिनिटी वैल्यू सोल्व रख के नहीं सोल्व कर सकते कि 3 + ∞ क्या होगा, ऐसे नहीं सोल्व कर, लेकिन आप 3 + 0 तो सोल्व कर सकते हो। तो ये नीचे वाला m जो है, ये नीचे जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो उस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू जीरो, जब भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी थी उस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या है, जीरो। तो इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू जीरो और इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू जीरो, अब ये सॉल्वेबल फॉर्म में आ गया, इन्फिनिटी का चक्कर ही खत्म हो गया। समझ गए ना? जिसमें भी डिनोमिनेटर में जीरो उसकी पूरी क्वांटिटी की वैल्यू, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी उसकी पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो ठीक है, मैं इसके आगे यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यू जीरो हो गई, एक तरीके से कट गई, तो ऊपर क्या बचा, केवल मॉडुलस -1 बचा। समझ गए? और नीचे ये जीरो हो गया तो नीचे क्या बचा बोलो, -2 डिवाइडेड बाय x-1, ठीक है, x-1 पूरा, है ना? अब तो आगे का काम आप सोल्व कर सकते हो। देखो ऊपर और नीचे दोनों नेगेटिव है तो प्लस हो गया, ये मैं नेगेटिव से नेगेटिव कट के क्या हो गया, प्लस। तो x-1 को ऊपर ले जाओ, x-1 बन जा x-1, तो मॉडुलस तो अभी भी कायम है, x-1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, फाइनली 10i आ गया। ठीक है, ऐसे के ऐसे ही 10r भी निकालो और फिर दोनों को बराबर रखो, है ना? 10r एंगल बिटवीन, और उसमें भी वो इन्फिनिटी में से कॉम इन्फिनिटी का रोल रहेगा इसलिए कॉमन लेना पड़ेगा ना। एंगल बिटवीन पी ए, पी ए की जगह क्या लिख दूं अब मैं, क्यू ए, एंड लाइन एल, एंड लाइन एल, दैट इज उस एंगल को, उस एंगल का नाम क्या है, एंगल आर।
दैट इज एंगल आर। ठीक है ना, इसको क्या लिख देंगे मां, टेन आर इक्वल टू, चलो आ जाओ, मॉडुलस वही m1 - m2, तो इसका m1 क्या है, मतलब m2 - m होगा ना, तो m2 - m करेंगे तो इसका m क्या है, -3 डिवाइडेड बाय x - 5, और माइनस वही दूसरा m एज इट इज लिख दो, क्योंकि इन्फिनिटी लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना, डिवाइडेड बाय 1 + m1 m2, तो 1 प्लस ये वाली क्वांटिटी इंटू m, सेम टू सेम पहले वाला लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं वो ले लूं, m कॉमन ले लूं ताकि वो कट जाए। तो लेट से मैंने यहां पर भी m ले लिया कॉमन, तो यहां से m कॉमन लूंगा तो डिनोमिनेटर में m चला जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय m इंटू x - 5, समझे। और माइनस वहां से कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, डिवाइडेड बाय यहां से m कॉमन ले लिया तो 1 डिवाइडेड बाय m, और वहां से प्लस वो एज इट इज हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय x - मॉडुलस क्लोज। ठीक है, m से m कट गया यहां पर भी। अब देखो डिनोमिनेटर में m यहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में m आ गया तो m की वैल्यू इन्फिनिटी है ना, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। जहां पर देखो इस वाली स्टेप में ना आपने इसको काटा है ना, तो आप उधर लिख देना बिकॉज सिंस m की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, सो 1/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। m की वैल्यू इन्फिनिटी है ना, तो 1/m की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जहां जहां पे डिनोमिनेटर m है वहां वहां पे जीरो क्वांटिटी कर दी, एक तरीके से ये जीरो कर दिया और ये जीरो कर दिया मैंने। ठीक है, समझ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब बताओ, ये वाली क्वांटिटी जीरो हो गई, एक तो डिनोमिनेटर में m आ गया, ये वाली क्वांटिटी क्या बचा, -1, क्या बचा बोलो, मॉड्यूलस -1 तो ऊपर बच गया केवल, और यहाँ पे क्या बच गया, -3 डिवाइडेड बाय x - 5, तो वही माइनस से माइनस ये तो हो गया प्लस, और x - 5 ऊपर चला जाएगा, तो मॉड्यूलस x - 5 डिवाइडेड बाय 3। फाइन, सिंप्लीफाइड फॉर्म में दोनों आ गए। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि I इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वी नो दैट करके लिख देना भाई, ये तो फिजिक्स का रूल है, हम क्या करें इसमें, है तो है। ठीक है, तो अगर ये है तो दैट इज, तो फिर दोनों का टेन टेन भी बराबर होगा भाई, आई और आर ही बराबर है, तो टेन आई और टेन आई भी, टेन आर भी तो बराबर होगा, तो टेन आई बराबर टेन आर। ठीक है, टेन आई की वैल्यू क्या निकली, टेन आई की वैल्यू क्या निकली बोलो, मॉड्यूलस x - 1 डिवाइडेड बाय 2, और टेन आर की वैल्यू क्या निकली बोलो, मॉडुलस x - 5/3। अब जब मॉडुलस मॉडुलस से इक्वेट होता है, सारे क्वेश्चन ही देखो ऐसे निकल के आए हैं इस बार तो, है ना। जब मॉडुलस मॉडुलस से इक्वेट होता है तो क्या करते हैं, एलएचएस को तो पॉजिटिव खोल देते हैं, और आरएचएस में प्लस और माइनस ऑफ x - 5 है, तो दो केस फिर से बनाने पड़ेंगे। चलो तो एक बार पॉजिटिव केस बनाते हैं, x - y/2 इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ x - 5/3, और दूसरा केस नेगेटिव बनाओ, तो x - 1/2 इक्वल टू नेगेटिव जब मैं करूंगा तो x - 5 का क्या हो जाएगा, 5 - x/3 हो जाएगा। ठीक है, एक केस तो ये बना, एक केस ये बना, दोनों को सोल्व करो, x की दो वैल्यू निकल के आएगी। यानी कि ऐसा एक पॉइंट नहीं हो सकता, ऐसे दो पॉइंट हो सकते हैं कि एंगल बराबर हो जाए ना। ठीक है, तो पहले वाला केस सोल्व कर रहा हूं मैं, देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, तो 3x, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x - 3 इक्वल टू 2x - 10। ठीक है, तो मैं यहां से सीधे ही वैल्यू लिख रहा हूँ, देखो 3x - 2x, x आ गया, और -3 उधर आ गया तो +3, तो -10 + 3 यानी कि -7, एक वैल्यू तो ये आ गई। और दूसरी वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बगल में, तो देखो नीचे वाले आ जाओ, तो 3x इक्वल टू 2 5 जा 10 - 2x, फाइन। तो यहां से सॉल्व हो जाएगा 3x + 2x यानी 5x, ठीक है ना, 5x इक्वल टू, और उधर क्या आ जाएगा 13, 5x इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू 13/5, 13/, ठीक है। तो एक वैल्यू तो आ गई आपकी x की -7, और एक वैल्यू आ गई x, दोनों वैलिड है। ठीक है, तो पॉइंट एक एक फाइनली एक लाइन लिख देना, कहीं भी जगह नहीं बची मेरे पास, फाइनली क्या लिख देंगे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस आर, एक बार तो हो जाएगा -7, 0 कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट 0, और एक बार क्या हो जाएगा 13/5, 0। तो आप देखो माइनस ये जो पॉजिटिव साइड आ रहा है, अभी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया इसको, देखो उधर स्क्रीन पे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा 13/5, और -7 कहाँ जाएगा, इधर कहीं आएगा,
यानी कि इस पॉइंट से पास होने वाली ऐसी भी लाइन बन सकती है। कैसे? ऐसे 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 भी ये बन सकती है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टेड लाइन ऐसे भी बन सकती है, समझ गए? ठीक है। कैसे बनेगी लेकिन समझ नहीं आया। सोचो, अगर सपोज करो इस पॉइंट से लाए होने वाली लाइन ऐसे बन गई, इंसिडेंट लाइन ऐसे बन गई, तो रिफ्लेक्ट होगी तो उधर जाएगी, तो फिर उस पॉइंट से कैसे पास होगी? 5,3 भाई, आने वाली लाइन 1,2 से आनी चाहिए और जाने वाली 5,3 से जानी चाहिए, ऐसा है ना। तो चलो, आने वाली तो 1,2 से इस पॉइंट पे टकरा सकती है, लेकिन फिर जाएगी वापस इधर थोड़ा जाएगी, जाएगी तो इधर। तो फिर उधर कैसे जाएगी? तो फिर पता है क्या बनेगा, क्या होगा इसका? इसका कुछ ऐसा होगा कि आने वाली जो है इधर से नहीं आ रही है, 1,2 से आ रही थी ना जो। वो देखो, 1,2 से आ रही है ऐसा नहीं कहा है उसने। 1,2 से वो पास होती है, आने वाली लाइन जो है 1,2 से पास होती है। तो कैसे हो सकता है सोचो, अभी भी क्लियर नहीं हो पाया तो। इन्हें इस पॉइंट पे टकराना है, इस पॉइंट से तो आने वाली है, और इस पॉइंट से वो जाने वाली है, ठीक है ना। और इधर नेगेटिव में कहीं टकराना है, तो कैसे पॉसिबल है? हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसे हो सकता है ना, देखो, आने वाली, लेकिन फिर वो इधर जाएगी। नहीं, पीछे तो आंसर दे रखा है, आंसर तो करेक्ट है, क्योंकि एक्स की दोनों वैल्यूज यहाँ पे प्रैक्टिकली करेक्ट है ना। नॉट वैलिड वैल्यू तो आ ही नहीं रही ना कोई भी। नॉट वैलिड वैल्यू कहीं भी नहीं आ रही, चेक करो, आ रही है क्या? -7 नहीं दे रखा? अच्छा, एक ही वैल्यू दे रखी है। हाँ, तो फिर इसीलिए है, देखो, क्योंकि वो वैल्यू पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि आने वाली जो रे है, वो जिस पॉइंट से गुजरी है वो लेफ्ट में होना चाहिए और वो राइट में होना चाहिए, है ना। इसीलिए ये वाला वाला पॉइंट जो है इनवैलिड हो गया, ठीक है ना। तो फिर आप क्लोजिंग स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? ठीक है ना, क्या कैसे लाइन लिखोगे इसकी? आप ऐसे लिखोगे, हेयर इट इज नॉट पॉसिबल, हेयर इट इज नॉट पॉसिबल दैट द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू -7,0। इंसिडेंट रे पासेस थ्रू 1,2, जो भी था, कौन से पॉइंट से पास होना है? 1,2, एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द पॉइंट 7 -7,0। Here it is not possible that the incident ray passes through 1,2, gets reflected on the point A, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या? -7,0, lying on the x-axis, and the reflected ray passes through the point 5,3। ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं, हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया, है ना। सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, so there is only one possibility that the coordinates of point A are, that there is on so ये पूरा मेरा डिलीट हो गया ना। so there is only one possibility that the coordinates of point A are, कौन सा आया था? 13/5, 0, यही आ रहा है पीछे आंसर। वो वाली पॉसिबिलिटी बनी नहीं रही, मैं चारों तरफ से करके देख लिया। अगर मैं नीचे से करूं, चलो, किसी ने कहा सर एक्स एक्सिस पे टकराना है, तो आप नीचे से टकरा लो, ऐसे ऐसे टकरा लो, या फिर ऐसे भी टकरा सकते हो ना। तो भी आप उन दोनों पॉइंट से कैसे पास कराओगे फिर? मान लो आने वाली रे ये है ना, इधर टकरा गई है ना, -7,0 पे टकरा गई, तो अब ये तो इधर घूम जाएगी ना, वो उस पॉइंट से कैसे पास होगी? उन दोनों पॉइंट से पास कराने का तो एक ही ऑप्शन है, इधर से आना और इधर जाना, है ना। तो इसलिए वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो फाइनल आंसर में भी उसकी वैल्यू गिवन। समझ आया? ठीक है। तो अब आज के लिए काफी है, टाइम हो गया है। अब 2 क्वेश्चन रह गए तो रह गए, इसको कल करेंगे। और कल अपन फिर एक काम करते हैं, आपके इस चैप्टर से रिलेटेड और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना इन 2 क्वेश्चन के बाद, है ना। और फिर परसों टेस्ट लेंगे, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना, परसों हम टेस्ट लेंगे, ठीक। क्यों? कल आपकी छुट्टी है, कल क्या है, 26 जनवरी? तो आप कल ही टेस्ट देना चाहते हो क्या, ऐसे कह रहे हो क्या? आ जाएगा।
चलो देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हम क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं, 23 एंड 24 दो क्वेश्चन बचते हैं। इसको नेक्स्ट पार्ट में, द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर हो जाएगा वो मिसलेनियस का भी लास्ट पार्ट, उसमें सॉल्व करेंगे। और कल आपके जो भी डाउट्स हो इंक्लूडिंग एग्जांपल्स आपको कल लेके आने हैं, या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, छोटा मुझसे छोटे डाउट, हम परसों हम 100% टेस्ट लेंगे इसका ना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।